ओशियन चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसके अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, सारी चीजें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, और जो लास्ट में हम फीचर्स देखने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसके जो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, सारी चीजें एक एक करके देख लेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक ही पर्सन जो है वो अपना बिजनेस चलाता है, सिंगल ओनर होता है, उसी को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो डिटेल में मालूम पड़ेगा। In the history and development of commerce, there are various form of business organization, it being from sole trading concern. Sole proprietorship is the oldest and simplest form of organization. मतलब क्या है, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग लोग दूसरों के साथ ना करके बिजनेस, मतलब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप ना करके बिजनेस, वो अकेले ही अपना बिजनेस करते थे। मतलब दुकान खोल ली, वहां पे अपने प्रोडक्ट बेचने लग गए, ऐसे अकेले ही बिजनेस करते थे। इसलिए ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सबसे पुराना फॉर्म है मतलब ये बिजनेस का। ठीक है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना टाइप है ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, आगे लिखा है कि ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है सबसे पुराना टाइप है, और साथ ही साथ सबसे आसान भी टाइप है। मतलब सबसे आसान बिजनेस जो है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं रहती है। कोई अनपढ़ गवार भी ये बिजनेस कर सकता है, और कोई पढ़ा लिखा भी कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत आसानी रहती है, आसानी से कोई भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, अब आगे लिखा है द वर्ड सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर। यहाँ पे मतलब बताया गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। सोल का मतलब होता है सिंगल, एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, यानी सिंगल ओनर। एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, उसी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जैसे कि आपको इमेज दिख रहा है, इसके अंदर एक दुकान है, इसकी जो सामने जो वुमेन है ये इसकी ओनर है। ठीक है, मतलब इस दुकान का जो मालिक है ये एक ही है, सिंगल ओनर है, इसी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जिसका ना एक ही ओनर होता है। नाउ ये तो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, और आगे भी कुछ बातें गई है कि ये जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, मतलब ये जो ओनर है, इसे सारे चीजें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जितने भी हक होते हैं उसके बिजनेस से रिलेटेड, वो सब इसी को झेलने पड़ते हैं, और इसी को सारी चीजें करनी पड़ती है। यानी पैसे भी लगाना पड़ता है इसी को, यानी इन्वेस्टमेंट भी इसी को करनी पड़ती है अपने बिजनेस में। लॉस हुआ तो इसी को घाटा सहना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो इसी को इंजॉय करना होगा। सारी चीजें इसे अकेले करनी पड़ती है। तो ये इस तरह का एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है। ठीक है, दोनों नाम है, सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दोनों चलते हैं, तो आप दोनों याद रखना नाम। मीनिंग देख लेते कि मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बताओ, तो आप लोग खाली एक लाइन का तो लिख नहीं सकते हो कि सोल का मतलब सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर, इतना लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको काफी ज्यादा उसमें कंटेंट डालने की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको ये मीनिंग वहां पे डालना चाहिए ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो ये मीनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। सो लिखा है इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, यूज हिज ओन स्किल एंड अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि इसके अंदर जो बिजनेस पर्सन होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये जो वुमेन है, ये खुद कैपिटल लगाएगी, यानी खुद पैसे लगाएगी अपनी ये दुकान खोलने के लिए। मतलब जितना भी खर्चा लगेगा इस दुकान को खोलने के लिए, वो पैसे वो खुद लगाएगी। एंड देन इस दुकान में जो भी से स्किल रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए खाने की दुकान है तो यहाँ पे खाना बनाने की स्किल्स चाहिए उसके पास, तो स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ये खुद ही देगी, मतलब वो स्किल्स भी यही लाएगी, ये इसी को देना पड़ेगा, और तब जाके अपने बिजनेस को चालू कर सकती है। ठीक है, ही मैनेज अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, एंजॉय प्रॉफिट एंड बियर लॉस ऑन हिज ओन। यानी कि जितने भी काम धंधे करना होगा इस बिजनेस से रिलेटेड, जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, ये सारी चीजें इसे अकेले ही करनी पड़ेगी। मतलब लॉस हुआ तो इसको अकेले सहना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो अकेले ही वो प्रॉफिट को लेगी। ये सारे काम अकेले ही करने पड़ेंगे क्योंकि अकेले ही बिजनेस कर रही है ना। दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप, द सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल इंटरप्रीनरशिप, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब इसके कई नाम भी होते हैं, तो पेपर में हो सकता है कि डिस्टिंग्विश, मतलब हो सकता है फाइंड आउट वेंट आउट में आ सकता है ये क्वेश्चन, कि ऐसे आपको तीन चार इसमें से नाम दे देगा और एक गलत दे देगा, तो इसमें से आपको पहचानने आना चाहिए। ऊपर से ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे जगह पे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं कहीं पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो कहीं कहीं पे सोल प्रोप्राइटरशिप, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इस्तेमाल किए गए, तो सारे नाम को याद रखने चाहिए। नाउ अब यहाँ पे मीनिंग समझ आ गया है कि यहाँ पे एक पर्सन है, खुद पैसा लगाता है, खुद ही उसे मैनेज करता है,
इस तरह का बिजनेस जो होता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब डेफिनेशन में क्या दिया गया है, पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे हैंसन, जो कहते हैं समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस and unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk for the enterprise and for the risk of ownership। यानी कि इसके ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक ही पर्सन बिजनेस करता है, वन मैन बिजनेस है, एक ही पर्सन बिजनेस करता है। और ये इस तरह का बिजनेस है जिसके अंदर इसे खुद ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मतलब फुलफिल करनी होती है। पैसा भी खुद ही लगाओ, घाटा हुआ तो खुद ही सहो, प्रॉफिट हुआ भी तो खुद ही सहो, जितने भी रिस्क होंगे वो भी अकेले ही उठाओ, सारे काम इसे अकेले ही करने पड़ते, इसी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। नाउ दूसरी जो डेफिनेशन है वो है जेम्स लैंडी की, जो कहते हैं द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओनेड बाय वन पर्सन। यानी ये इनफॉर्मल टाइप का बिजनेस है, नॉट फॉर्मल की घर बैठे कोई घर की कोई खेती नहीं है, ये इनफॉर्मल टाइप का बिजनेस है जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो ओन करता है उस बिजनेस को, मतलब एक ही ओनर होता है। काफी इजी सा इनका डेफिनेशन है। तो दैट इसी ये दो डेफिनेशन से जो आपको पेपर में आ सकते तो याद रखना जरूर। अब नाउ अब यहाँ तक तो डेफिनेशंस की बात हो गई, अब फीचर्स जान लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो बेसिकली पहला जो फीचर है वो है इंडिविजुअल ओनरशिप, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इस बिजनेस के अंदर एक ही ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है। सो दैट यहाँ पे एक ही ओनर है, इस वजह से सारे काम भी इसे अकेले को ही करने पड़ेंगे। यानी कि जितना भी पैसा लगाना है इस बिजनेस के अंदर वो अकेले ही लगाता है। हो सकता है उसको लोन लेना पड़े तो जितना भी इसके ऊपर लोन होगा उसे भी अकेले इसे ही भरना पड़ता है। जितने भी लॉस होंगे वो सारी चीजें, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे काम इसे अकेले करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म का भी इस्तेमाल किया गया है जैसे असेट लायबिलिटीज। तो अगर असेट का मतलब होता है बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, जितने भी प्रोडक्ट है उसके पास, बिजनेस के पास, वो सारे असेट्स आपके हैं। मतलब बिजनेस का जितना भी सामान है सब तो आप ही का है ना, आपने खरीदा है। तो दैट बिजनेस आपका है तो उसके सामान भी आप ही के हैं, असेट्स आपके हैं। और जो लायबिलिटी होगी मतलब बिजनेस के लिए आपने जितने भी कर्जे लिए, लोन लिए है, वो भी आप ही का है, आपको ही भरना होगा, वो सारे काम करने होंगे। ठीक है। नाउ सेकंड फीचर है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, यानी कि आपको अकेले ही रिस्क को भी उठाना पड़ेगा और प्रॉफिट भी अकेले ही लेना होगा। यानी प्रॉफिट आया तो अकेले लोगे तो वो तो मजा आएगा, लेकिन जब रिस्क होगा मतलब लोन, मतलब आपको मान लीजिए आपने किसी को उधारी पे प्रोडक्ट बेच दिया लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, या फिर आपको किसी तरह का घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो सारे जो लॉसेस है उसे भी आपको अकेले ही बियर करना होगा, सहना होगा। नाउ थर्ड जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है, ये मतलब इसका फीचर्स है तो सो दैट ये एक फीचर है इसका कि ये एक इस तरह का बिजनेस है जिसे आसानी से कोई भी कर सकता है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, स्मॉल कैपिटल से ये अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए कुछ इनकम जनरेट कर सकता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न की मदद से। यानी कि समझ लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब पढ़े लिखे तो हो ही वैसे भी, सपोज कि मान लीजिए एक पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे ये वुमेन है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसके पास कोई एक्सपर्ट कोई नॉलेज नहीं है, सो दैट ये ना ही से कोई एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, तो ये खुद से अपने लिए एक बिजनेस खोल सकती है। जैसे कि इसने एक दुकान खोल ली है, यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकती है। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा फीचर है इसका सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। ठीक है, कि हम अपने लिए खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं। चौथा जो फीचर है वो है लोकल मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि देखो ये जो अब जैसे इमेज में ही है तो एक छोटी सी दुकान है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक छोटा सा बिजनेस है जो लोकली मतलब लोकल मार्केट्स में ये चल पाता है। जिसे हम लार्ज मार्केट में नहीं लेके जा सकते, जो सिटीज है वहां पे हम नहीं लेके जा पाते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास स्मॉल कैपिटल है, हमारे इन्वेस्टमेंट कम है, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, हमारे पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज भी नहीं है। सो दैट इस वजह से हम अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे नहीं कर पाते, छोटे से स्केल पे ही रह जाते हैं। हम लार्ज नहीं, स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस कर पाते हैं। हमने जो चैप्टर है ट्रेड उसके अंदर लार्ज स्केल स्मॉल स्केल के बारे में समझा भी था कि स्मॉल स्केल लार्ज स्केल क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, काफी डिटेल में समझ आ जाएगा। तो हम स्मॉल स्केल पे ही अपने बिजनेस कर पाते हैं, इस वजह से हम लोकल मार्केट में ही सिर्फ ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है। नाउ जो पांचवा फीचर है वो है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। हमारा जो बिजनेस है और हम जो है हम एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसा लॉ मानता है। ठीक है, मतलब लॉ के हिसाब से हमारा बिजनेस और हम दोनों एक ही पर्सन है, हम अलग अलग नहीं है। मतलब हमारा बिजनेस का कोई लॉस होता है तो हमारा उसमें लॉस है, मतलब बिजनेस का कोई घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस किसे बेयर करना पड़ेगा, हमें बेयर करना पड़ेगा। बिजनेस का मान लीजिए बिजनेस पे 2,000 लोन है, ठीक है, तो वो 2,000 रुपये हमें भरने पड़ेंगे। 1 लाख लोन है तो वो लोन हमें भरना पड़ेगा। तो कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, दोनों एक ही समान माने जाते हैं लॉ की नज़र में। ठीक है, मतलब जो लॉ है उसकी नज़रों में आप दोनों एक ही हो। ठीक है। नाउ जो
छठवां जो फीचर है वो है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यानी कि अगर आपको ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न इस तरह का बिजनेस करना है तो इसके अंदर काफी कम मतलब रेगुलेशंस होते हैं, यानी मानो ना के बराबर रहते हैं। अगर आपको जैसे कि यहाँ पे इमेजेस आपको दिख रहा है, इसने दुकान खोली तो आपको लगता है कि इसने किसी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा कि मैं यहाँ पे जाकर इस एरिया में जाकर अपनी दुकान खोल रही हूँ तो मेरे को रजिस्ट्रेशन दे दो। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। सिंपली इसने क्या किया होगा, दुकान खरीदा और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचने लग गए। तो यहाँ पे बहुत कम मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, मतलब नियम कानून होते हैं उन्हें जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, बहुत कम रहते हैं। बस एक ऐसे सिनेरियो में हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो अपने बिजनेस से, तो दैट उस टाइम पे आपको हो सकता है टैक्स लॉ भरना पड़ जाए कि मतलब इनकम टैक्स को हमें टैक्स देना पड़ जाए। और उसी टाइम पे हो सकता है सेम टाइम पे हमें लेबर्स लॉ को भी फॉलो करना पड़ सकता है। लेबर्स लॉ बेसिकली वो लॉ है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी लेबर को अपने पास रखा है, मतलब किसी एम्प्लॉय को अपने पास रखा है अपनी हेल्प के लिए, तो सो डैट उस टाइम पे वो जो एम्प्लॉय है उससे रिलेटेड कुछ लॉस होते हैं कि आपको उस एम्प्लॉय के साथ इस तरह का व्यवहार करना है, उसके साथ ये लॉ से उन्हें फॉलो करना है कि मतलब जैसे कि उन्हें टाइम पे पेमेंट करनी रहती है। ये सारे लॉस, बहुत सारे लॉस होते हैं लेबर्स लॉ, जैसे कि टाइम पे पेमेंट करना है। फिर फिर मान लीजिए कि अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है काम करते टाइम पे, तो उसका मतलब उसका जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। वो सारे ऐसे बहुत सारे लॉस होते हैं, तो वो लॉ जो है उन्हें आपको फॉलो करना पड़ सकता है ऐसे सिनेरियो में, अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो। ठीक है, कम कमाओगे तो वहाँ पे तो लेबर रखोगे ही नहीं, अकेले ही सारा काम करोगे। अब जो सातवां फीचर है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो आपके बिजनेस तक सीमित नहीं है। मतलब कि मान लीजिए आपने बैंक से लिया था 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है। अब आपकी कमाई नहीं हुई, आपका लॉस हो गया, और आपने मान लीजिए कि आपका 85,000 की कमाई हुई। अब बैंक आया आपके पास पैसे लेने के लिए, तो आपके बिजनेस से उसके पास सिर्फ 85,000 मिले, मतलब बिजनेस को बेच बाच कर भी उसके पास सिर्फ 85,000 आए। अब उस 50,000 को लेकर वो तो जाने वाला नहीं है। अब वो क्या करेगा, आपके बिजनेस के असेट जो है उसे फिल नहीं कर पाते हैं उसकी रिकवरी को, तो वो आपके घर पे आएगा और आपके घर के जो असेट्स है, मतलब घर का जो सामान है उसे भी बेच बाच कर वो अपना जो रिकवरी है वो उसे करेगा। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनका बिजनेस जो है वो ठप पड़ जाता है या फिर लॉस में चले जाते हैं, तो उनका घर बार बिकने लग जाता है, नीलाम होने लगता है, तो उसी को हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, जिसकी लाइबिलिटी जो है वो बिजनेस तक सीमित नहीं होती है, वो घर तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसी को हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, जिसमें हमारे पर्सनल असेट्स बिकने लग जाते हैं। नाउ ये तो हो गई आज की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप्स के डीमेरिट्स एंड मेरिट्स के बारे में, क्या फायदे क्या नुकसान है, वो सारी चीजें आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। तो वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक कर देना, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दो।